गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारे द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा के साथ साथ विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई थी उनको मैंने आपको बताया था। इसमें 5 तरह की परिभाषाएं आपके समक्ष आई थी। पहले नंबर पर आपके धन प्रदान परिभाषाएं आई थी, दूसरे नंबर पर कल्याण प्रदान परिभाषाएं थी, तीसरे नंबर पर दुर्लभता प्रदान परिभाषाएं थी, चौथे नंबर पर विकास प्रदान परिभाषाएं थी और 5वें नंबर पर आवश्यकता भिन्नता की परिभाषाएं आई थी। अलग अलग अर्थशास्त्री थे, अलग अलग टाइम पीरियड था, उनकी पुस्तकों के नाम आपके द्वारा अध्ययन कल किए गए थे। इसके आगे बढ़ते हुए आज हमारे द्वारा इसी चैप्टर के अंतर्गत कुछ शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इन शब्दों के अंतर्गत इनकी परिभाषाएं क्या क्या होती हैं या मुख्य बातें इसमें कौन कौन सी हैं, उनका अध्ययन मैं आपको कराऊंगी। जैसे पहला शब्द यही आया है महत्वपूर्ण शब्दावलियों के अंतर्गत उपभोक्ता। उपभोक्ता जिसे आपके द्वारा कंज्यूमर कहा जाता है, जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अपने पर निर्भर रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं को खरीदता है और उनका प्रयोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोग उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है। उपभोग के अंदर वस्तु और सेवा का प्रयोग होता है और वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। सेकंड नंबर पर हमें अभी द्वारा आता है शब्द विक्रेता। विक्रेता सेलर को भी बोलते हैं। जो वस्तुओं और सेवाओं को बाजार में बेचता है उसे विक्रेता कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाला विक्रेता कहलाता है। क्रेता बाजार में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने वाला, बायर जिसे हम कहते हैं, क्रेता कहलाता है। नेक्स्ट हमारी परिभाषा के अंतर्गत शब्द आ रहा है उत्पादक। उत्पादक प्रोड्यूसर। एक तो होता है प्रोडक्शन जिसे उत्पादन कहते हैं, एक होता है प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करता है। वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण व सृजन करने वाला प्रोड्यूसर कहलाता है। यहाँ पर उत्पादक के द्वारा उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है। उत्पादन के साधन श्रम, भूमि, पूंजी, साहस, संगठन होते हैं। श्रम, भूमि, पूंजी, साहस और देन संगठन। ये 5 उत्पादन के साधन हैं। इनकी सहायता से उत्पादक द्वारा उत्पादन किया जाता है। श्रम को मजदूरी मिल जाती है, भूमि को लगान मिल जाता है, पूंजी को ब्याज मिल जाता है, साहसी को लाभ की प्राप्ति हो जाती है और संगठन को वेतन की प्राप्ति हो जाती है। ये जो पहला वाला है श्रम और ये जो संगठन है ये एक ही प्रकार के हैं। ये बस डिफरेंस यदि हम करें तो श्रम यहाँ बीच में हेडिंग डाली, एक कुशल कहलाता है और एक अकुशल कहलाता है। ये जो कुशल श्रमिक होता है इसे वेतन की प्राप्ति होती है, सैलरी जिसे हम कह सकते हैं, और जो अकुशल श्रमिक होता है इसे मजदूरी की प्राप्ति होती है। मजदूरी निश्चित नहीं होती है जबकि सैलरी वेतन निश्चित होता है कि ये तो उसे प्राप्त होगा। ये संगठित श्रम के अंतर्गत आते हैं, ये असंगठित श्रम के अंतर्गत आते हैं। श्रम के प्रकार में ही पहला उत्पादन का साधन और लास्ट उत्पादन के साधन को सम्मिलित करेंगे। उत्पादक कौन है? वह व्यक्ति है, वह है जो उत्पादन के साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण या सृजन करता है, उत्पादक कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा के अंतर्गत आपके सेवाधारी। सेवाधारी कहते हैं जो अपनी सेवाओं का मूल्य लेकर दूसरे को सेवाएं प्रदान करता है। जैसे एक अध्यापक विद्यालय में पढ़ाकर वेतन की प्राप्ति करता है। जैसे एक मजदूर अपने कार्य को करके मजदूरी को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति सेवाधारी कहलाते हैं। एक शब्द और आता है यहाँ पर सेवा प्रदाता, सेवाएं प्रदान करने वाला। जैसे एक ड्राइवर
टैक्सी ड्राइवर जो अपनी सेवाएं प्रदान करता है बदले में आय को प्राप्त करता है, लाभ के रूप में होता है। एक डॉक्टर जो चिकित्सक का कार्य करता है, चिकित्सा का कार्य करता है और बदले में अपनी वेतन को अपने लाभ को प्राप्त करता है। वकील, एक इंजीनियर, ये सभी आपके सेवा प्रदाता कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपके आर्थिक क्रियाएं। नाम से ही विदित है, आर्थिक क्रियाएं जो धन प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती हैं, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। एक उदाहरण है, एक अध्यापक के द्वारा विद्यालय में टीचिंग या अध्यापन का कार्य करते हुए वेतन की प्राप्ति करना आपके आर्थिक क्रिया कहलाएगा। और भी बहुत सारे उदाहरण इसके अंतर्गत लिए जा सकते हैं। सामान्य रूप से आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में ऐसे दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग से संबंधित क्रियाओं को कहते हैं। फिर है गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं नाम से विदित है, जो प्रेम, सहानुभूति, दया आदि से प्रभावित होकर कार्य किए जाते हैं, जिनके बदले में कोई आय की प्राप्ति नहीं होती है, गैर आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। जैसे वही अध्यापक जो विद्यालय में अध्यापन करके वेतन की प्राप्ति कर रहा था, वही अध्यापक जब घर पर अपने बच्चों को पढ़ाता है और कोई आय की प्राप्ति नहीं करता है, तो ये क्रियाकलाप क्या कहलाएगा? गैर आर्थिक क्रियाकलाप। यहाँ पर हमारे द्वारा एक क्वेश्चन बनता है, आर्थिक क्रियाकलाप और गैर आर्थिक क्रियाकलाप में क्या अंतर है? आर्थिक क्रियाकलाप जो धन प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं, गैर आर्थिक क्रियाकलाप जो प्रेम, सहानुभूति, त्याग, दया आदि दृष्टिकोणों के आधार पर किए जाते हैं, जिनसे आय की प्राप्ति नहीं होती है। उदाहरण के अंदर आप अध्यापक का भी ले सकते हैं और भी कोई आप चाहें तो दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा आपको एक मैं कहानी बताती हूँ जो आपके इसी चैप्टर से रिलेटिव है। उस कहानी के अंदर आपके ये बताया गया है कि अर्थव्यवस्था के अंदर हर चीज़ के लिए आपको बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता है, इससे संबंधित एक कहानी है। इसके अंतर्गत आपको बताया गया है कि आपने कभी ये कहानी पढ़ी होगी बच्चों कि अलादीन नाम का एक व्यक्ति था, उसके पास एक चिराग था और वह उस चिराग को जब भी घिसता था, रगड़ता था मतलब हाथ से, तो उसमें से एक जिन्न प्रकट होता था और वो जिन्न उससे कहता था, हुकुम मेरे आका, आपको क्या चाहिए? और वो कहता था, मुझे राजकुमारी चाहिए, मुझे महल चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। तो वो जिन्न लाकर तुरंत उसके सामने वो चीज़ रख देता था। लेकिन वास्तविक जीवन में जैसे आप और हम कोई अलादीन नहीं है, ना ही कोई हमारे पास चिराग जैसी वस्तु है, ना ही कोई जिन्न हमारे सामने प्रकट होता और कहता है कि हुकुम मेरे आका। हमें कुछ भी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, संसाधनों को जुटाना पड़ता है और फिर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। आज के लिए हमारा इतना ही, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।